जो टास्क हमें मिला है और ये टास्क बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन आर्मी को टास्क दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अगले युद्ध का टास्क इंडियन आर्मी के सीनियर कमांडर्स को समझा दिया है। जो टास्क हमें मिला है और ये टास्क बहुत महत्वपूर्ण है। इंडियन आर्मी नए टास्क को पूरा करने के लिए तैयार है। जो टास्क हमें मिला है और ये टास्क बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इंडियन आर्मी का नया टास्क बॉर्डर पार जमीन कब्जा करने का है? क्या पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है? जो हमारी अल्टीमेट जीत है, वो चाहे 71 की जीत हो, चाहे 65 की जीत हो, वो जब तक हम जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान मानेगा नहीं कि हम जीत गए हैं। ये ट्रेनिंग में हमारे शामिल है कि किस तरीके से हम नदी को क्रॉस करके दुश्मन के इलाके पे कब्जा कर पाएं। तो ये मान के चलिए कि जो भी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं वो अपने ऑपरेशनल रोल के हिसाब से कर रहे हैं। इसी के लिए साइबर से लेकर के केमिकल, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल सभी तरह की लड़ाई की हमारी तैयारी है, पर जीत जो है वो जमीन पर ही हासिल होगी। भारतीय सेना के 3 शब्दों पर गौर करिए: टास्क, जीत और जमीन। इंडियन एयरफोर्स आसमान से स्ट्राइक कर सकती है, बम मिसाइल से तबाही मचा सकती है, दुश्मन के हौसले पस्त कर सकती है। इंडियन नेवी के जंगी जहाज प्रलय ला सकते हैं। जब युद्धपोत से फायर शुरू होता है तो पूरे शहर को राख में तब्दील कर सकता है। लेकिन जमीन पर कब्जा करने का काम सिर्फ आर्मी ही कर सकती है, क्योंकि असली जीत जमीन से मिलती है और इसके लिए इंडियन आर्मी तैयार है। हमें टास्क मिला है कि हमें दुश्मन के इलाके में जाके उसको बर्बाद करना है। आप सब लोग उसके लिए तैयार हैं? इस बार टास्क खड़गा कोर को मिला है, जो सबसे खतरनाक स्ट्राइक कोर है। यह खड़गा कोर का लोगो है, जिसमें खड़ग बना हुआ है। यह मां काली का अस्त्र है, जिसने राक्षसों का संहार किया। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। किया था। खड़ग की धार की तरह खड़गा कोर भी वार करती है, दुश्मनों को चीर देती है। जमीन पर कब्जा करना, जीत हासिल करना इस कोर की पहचान और इतिहास है। खड़गा कोर की स्थापना 1971 की जंग से 2 महीने पहले 2 अक्टूबर 1971 को की गई थी। इस कोर ने ईस्ट पाकिस्तान के अंदर घुसकर फरीदपुर, मगुरा, खुल्ला, जैशोर के बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया था। खड़गा कोर इंडियन आर्मी की सबसे खतरनाक स्ट्राइक कोर है। भारतीय सेना की खड़गा कोर पाकिस्तान में जाकर कब्जा करने का युद्धाभ्यास कर रही है।
जमीनी जीत के लिए युद्ध नीति बन रही है, जिसका ऐलान खुद वेस्टर्न कमांड के कमांडर इन चीफ ने भी कर दिया है। अब बड़ा सवाल है, पाकिस्तान में कहां पर खड़गा कोर के जांबाज जमीन पर जीत दर्ज करेंगे। सबसे पहला टारगेट होगा पीओके, जहां पर जैश-ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा के कैंप हैं, लॉन्च पैड है। दूसरा टारगेट मुरीदके हो सकता है, जहां पर हाफिज सईद की आतंक की फैक्ट्री है। तीसरा टारगेट बहावलपुर हो सकता है, जहां पर मसूद अजहर का ठिकाना है। और चौथा टारगेट सर क्रीक हो सकता है, जहां पर पाकिस्तानी सेना नई साजिश रच रही है। या इस बार सिंध पाकिस्तान से अलग होगा? क्या सिंध हिंदुस्तान का हिस्सा वापस बनेगा? क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इशारा तो कुछ ऐसा ही दिया है। मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है, तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। सिंध का सबसे बड़ा शहर कराची है। कराची में पाकिस्तानी सेना इंडियन नेवी के टारगेट पर है। अगर कराची पाकिस्तान से अलग हो गया तो पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा। इतना पक्का है, जहां पर भी वार होगा वहां इंडियन जेट सिर्फ मिसाइल नहीं दागेंगे, इंडियन नेवी सिर्फ बमबारी नहीं करेगी, बल्कि इंडियन आर्मी बॉर्डर पार करके पाकिस्तान के अंदर घुसकर वार होगा, परमानेंट इलाज किया जाएगा। जैसा इजरायल ने हमास के साथ किया है, इजरायल ने हमास के ठिकानों को बर्बाद कर दिया, उसके हेडक्वार्टर, उसके ट्रेनिंग सेंटर, सबको तबाह कर दिया। इजरायल ने सिर्फ बमबारी नहीं की, बल्कि इजरायली सेना ने पाताल तक में जाकर हमास को ढूंढ निकाला। जिन सुरंगों के रास्ते हमास इजरायल में आतंक भेज रहा था, पाताल लोक के उन रास्तों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इसके लिए इजरायल के टैंक गाजा के अंदर गए, गाजा के अंदर जाकर जंग लड़ी, गाजा की जमीन पर हमास का नामो निशान मिटाना शुरू किया, क्योंकि जब तक जमीन पर जीत नहीं मिलेगी तब तक जीत नहीं मिलेगी। जैसे मसूद अजहर, हाफिज सईद के संगठन आतंक फैलाते हैं, ठीक ऐसे ही हमास भी आतंकी हमले करता है। हमास आमने सामने की लड़ाई कभी नहीं चाहता था। जैसे पाकिस्तानी आर्मी हिंदुस्तान से आमने सामने की जंग में भागती है, क्योंकि उसको पता है एक बार बॉर्डर खुला तो पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। इनके इरादे तो भारत के हर कोने में इसी प्रकार से बम विस्फोट करने के थे, और मुंबई सहित कई हमारे देश के शहर इनके टारगेट पर थे। लेकिन जब भारत की हमारी एजेंसीज ने इसको भांप लिया और उन पर सीधे हमला बोला, तो दिल्ली में उन्होंने एक विस्फोट करके अपने प्रेजेंस को दिखाया। और इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि खतरा लगातार जारी है, क्योंकि अब पाकिस्तान जानता है हमसे लड़ नहीं सकता, तो इस प्रकार से कोई ना कोई घटना करके और पूरे विश्व में अपने प्रेजेंस को दिखाने का काम और भारत के खिलाफ इस प्रकार से साजिश करने का काम वो करते रहेंगे। आतंकवाद ऐसा जहर है जो न देश को देखता है, न जाति को देखता है, न धर्म को देखता है, मासूमों की जान ले लेता है। 26/11 पहलगाम आतंकी हमला और हाल ही में हुए दिल्ली ब्लास्ट में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बेगुनाह लोगों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। और इन हमलों में शहादत पाने वाले हमारे वीर सुरक्षा कर्मियों को मेरा सादर नमन। आज देश के बहादुर सिपाहियों और जवानों के लिए मुझे कहा गया है ये 4 लाइनें कहना जो बहुत ही खूबसूरत हैं, तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज। जब कोई पूछे तुमसे कि क्या करते हो, जब कोई पूछे तुमसे कि क्या करते हो, तो सीना ठोक कर कहना मैं देश की रक्षा करता हूं।
पूछे अगर कोई कि कितना कमा लेते हो, हल्के से मुस्कुरा कर कहना 140 करोड़ लोगों की दुआएं कमा लेता हूं। और अगर मुड़कर फिर भी पूछे तुमसे कि कभी डर नहीं लगता, तो आंख से आंख मिलाकर कहना जो हम पे हमला करते हैं उनको लगता है। आज ग्लोबल पीस ऑनर्स के इस मौके पर मैं पूरे देश की तरफ से शहीदों के परिवारों को भी सलाम करता हूं। उन माओं को सलाम करना चाहता हूं जिनकी कोख ने इन बहादुर बेटों को जन्म दिया। उनके पिताजी के जज्बे को सलाम करना चाहता हूं। उनके पार्टनर्स के हौसले को सलाम करना चाहता हूं, क्योंकि जंग में वो थे पर लड़ाई आप सब ने भी लड़ी, वो भी बेहद हिम्मत और जाबाजी के साथ। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप सबको मेरा दिल से सलाम। इस देश के बारे में हमेशा कहा जाता है कि भारत कभी झुकता नहीं। हमें कोई रोक नहीं पाया है, हरा नहीं पाया है, हमारे अमन को हमसे छीन नहीं पाया है। क्योंकि जब तक इस देश के सुपर हीरोज, द मेन इन यूनिफॉर्म आर गार्डिंग अस, तब तक हमारे मुल्क से अमन और शांति को दूर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जब तक ऐसा हाल पीओके में आतंकी अड्डों का नहीं होगा, जब तक ऐसा हाल पाकिस्तानी आर्मी का नहीं होगा, जब तक ऐसा दृश्य मुनीर के सामने नहीं आएगा, तब तक पाकिस्तान आतंक का साथ नहीं छोड़ेगा। अगर आतंकवाद को खत्म करना है तो आतंक की जमीन को मिटाना होगा। इसके लिए इंडियन आर्मी को बॉर्डर पार करके पाकिस्तान के अंदर जाना होगा। पाकिस्तान के अंदर घुसकर उस जमीन पर कब्जा करना होगा जहां से हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रची जाती है। यह टास्क इंडियन आर्मी को मिल चुका है और इस विध्वंसक प्रहार के लिए अंतिम अभ्यास चल रहा है। इस समय ये जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP-2 है, दरअसल इसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन, एंटी टैंक गाइड मिसाइल जिसमें मिलान और कॉन्कॉर शामिल है। उसके अलावा जो पीछे T-72 टैंक्स हैं उनका डिप्लॉयमेंट किया गया है। वेस्टर्न कमांड जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर को पंजाब और राजस्थान से हल्का सा सटा हुआ एरिया है, उसको पूरी तरह से मॉनिटर करती है, उसकी निगरानी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर डिप्लॉयमेंट के साथ साथ आप ट्रूप मूवमेंट जो है वो देख रहे हैं, जिसमें इस समय ट्रूप को मूव किया जा रहा है और इसी फ्लोटिंग ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए। और यहाँ पर जो भारतीय सेना के जवान हैं तो अपने साथ BMPs को लेकर और उसके अलावा रिकवरी व्हीकल को लेकर अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और मकसद बिल्कुल क्लियर है। युद्ध में ना वक्त देखा जाता है, ना दिन रात देखी जाती है। युद्ध कभी भी किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। इसके लिए 24/7 इंडियन आर्मी की खड़का कोर तैयार रहती है। इंडियन स्ट्राइक कोर के पास ऐसे हथियार हैं जो हमला करने के लिए काम आते हैं। इस टैंक को देखिए, जैसे आपने अब तक टैंक देखे होंगे उससे अलग है। टैंक के आगे देखिए, कुछ अलग से हिस्सा जोड़ा गया है। इसको कहते हैं टैंक माइन ट्रैवलर। जब इंडियन आर्मी को बॉर्डर पार करने का ऑर्डर मिलेगा तो पाकिस्तान सेना इंडियन टैंक को रोकने के लिए माइंस लगा देगी, क्योंकि टैंक युद्ध का सबसे खतरनाक हथियार होता है। एक टैंक अगर आगे बढ़ा तो सामने वाली सेना को पीछे हटना पड़ता है। इंडियन टैंक को कोई रोक नहीं पाए, इसके लिए टैंकों के आगे माइन ट्रैवलर लगाए गए हैं। भारी भरकम लोहे के पहिए जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है। ये इतना मजबूत होता है कि माइंस धमाके में इसका कुछ नहीं कर पाते। देखिए कैसे एक टैंक आगे बढ़ता है, तभी रेत में दबे माइंस में धमाका होता है। ब्लास्ट होते ही टैंक कमांडर अलर्ट जारी करता है। चीता टू टाइगर, टैंक ट्रैक कैसे? इसके बाद टैंक से गाढ़ा सफेद धुआं निकलता है जो सिग्नल होता है आगे माइन फील्ड है। रास्ते में बम लगे हैं, तभी इंडियन आर्मी का माइन ट्रैवलर टैंक आता है। टैंक रेजिमेंट में सबसे आगे माइन ट्रैवलर चलता है। जितने भी माइंस होते हैं सब एक एक करके ब्लास्ट करते हैं, लेकिन माइन ट्रैवलर पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
और पीछे पीछे सारे टैंक बढ़ने लगते हैं। जब पाकिस्तान में इंडियन टैंक दाखिल होंगे तो बिल्कुल यही सीन होगा, जिसका डर अभी से पाकिस्तान में महसूस किया जा सकता है। अगर हम हिंदुस्तान पाकिस्तान को देखें तो वो तो एक दूसरे के ऊपर फिर ही वही बात कर रहे हैं कि हम तो फिर लड़ाई के लिए तैयार हैं, फिर अटैक हो सकता है। भारत की तरफ से भी कहा जा रहा है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी हर दूसरे दिन यही स्टेटमेंट देते हैं कि भारत अटैक करने वाला है। अफगानिस्तान के बारे में कम बात करते हैं जहां से ऑलरेडी अटैक्स चल रहे हैं। ऐसे ही भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को लेकर एक जो बयान दागा था, तो उसके बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है कि भारत की जानब से पाकिस्तान के साथ मुमकिन किसी छेड़छाड़ या भारतीय पाकिस्तान के ऊपर हमले के जो खतरात हैं वो कतन इग्नोर नहीं किए जा सकते। भारत कहीं ना कहीं पसे पर्दा पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की ऐसी तैयारियां जो है इनमें मगन है, और पाकिस्तान को भी इस चीज़ का अच्छी तरह से इदराक है कि भारत क्या कुछ कर सकता है और भारत क्या प्लानिंग करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि जंग की तैयारी सिर्फ इंडियन आर्मी कर रही है, पाकिस्तानी आर्मी भी युद्ध के लिए तैयारी कर रही है। पाकिस्तानी सेना में सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। पाकिस्तान सेना हाई अलर्ट पर है। भारतीय हुकूमत ने 216 तक एक्स कैलिबर टेक्निकल प्रोजेक्टाइल्स और जेवलिन सिस्टम के 100 यूनिट्स जो हैं वो खरीदने की दरख्वास्त की थी। भारत पहले ही अपने M777 हुटर्स गन में ये एक्स कैलिबर गोला बारूद जो है ये इस्तेमाल करता है, और इस डील के तहत अमेरिकी डिफेंस सिक्योरिटी कॉपरेशन एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी महकमे दाखिला ने बुध को भारत को जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम और एक्स कैलिबर गाइडेड आर्टिलरी गोला बारूद की 9 करोड़ 30 लाख डॉलर मालियत की फरोख्त की मंजूरी दे दी है। जो अमेरिका और भारत के दरमियान में दिफाई साजो सामान से मुतालिक एग्रीमेंट्स होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान अपने तई अपनी हिफाजत के लिए, अपने दिफा के लिए मशक़ें करता हुआ नजर आ रहा है। इस खत्ते की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। जैसा कि मैंने इब्तिदा के अंदर कहा कि एक मशक़ें वहाँ पर होती हैं, एक मशक़ें यहाँ पर होती हैं, दोनों साइड के ऊपर एक टेंस माहौल है। और भारत के अंदर आप ये कह सकते हैं कि बदअमनी के वाक़यात भी कुछ ऐसे रिपोर्ट हो रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि किसी बड़ी जंग का जो स्क्रिप्ट है वो भी तैयार करने की कोशिश की जा रही है। आसिम मुनीर को साफ साफ नजर आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है। उसको पता है इस बार सिर्फ मुरीदके पर मिसाइल नहीं बरसेगी, पीओके पर सिर्फ बम नहीं बरसेंगे, बल्कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान के अंदर घुसेगी। पाकिस्तान के बॉर्डर को तोड़ देगी। जहां पर पाकिस्तानी सेना के ठिकाने हैं, जहां पर आतंकी अड्डे हैं, उस जमीन पर आकर जंग लड़ेगी। इस बार आतंक का खात्मा नहीं होगा, बल्कि आतंक की जमीन पर कब्जा होगा, तभी आतंक का सर्वनाश होगा। देखिए, हाफिज सईद को आप लोगों ने 31 इयर्स की केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। फॉर एग्जाम्पल आपने सजा दी है, ठीक है, किस बात पे? टेररिज्म पे। कहाँ की उसने टेररिज्म? क्या उसने टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर की है? अगर अंदर की है तो कहाँ की है? और अगर उसने भारत में की है तो मान जाइए ना कि ऐसा होता रहा। और वो अजमल कसाब कौन था? अजमल कसाब का तो घर तक दिखाया गया था कि पाकिस्तान में कहाँ पे उसके पेरेंट्स रहते हैं और वो पाकिस्तानी है। और इसी तरह से बाकी कई चीजों में भी सर पाकिस्तान का नाम आता रहा है। और कई जो यहाँ के जो सो कॉल्ड या यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, टेरर ऑर्गेनाइजेशन, वो कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती रही हैं। ये आप सिर्फ पहलगाम पे जाकर फंस जाते हैं आप लोग बुरी तरीके से। उससे पहले का कुछ नहीं देख रहे हैं, उससे पहले क्या होता रहा है। तो उसके बाद वो TRF के TFR के क्या वो है ग्रुप, उसने भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। तो उसको आप क्या कहेंगे सर? इसी वजह से यही आप लोगों का बिहेवियर है जिसकी वजह से हालात ठीक नहीं हो रहे। वो बेचारे आम फौजी जो हैं उनकी जाने जाती हैं, और ये जो बड़े बड़े स्केल पे बैठे हुए जो आपके फौजी हैं या जो आपके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, वो अपने लूटमार मचा रखी है उन्होंने। कोई कनाडा में घर ले रहा है, तो कोई दुबई में घर ले रहा है, तो कोई कहाँ ले रहा है। और इसी तरीके से आपके जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी यही हाल है, सब एक दूसरे को घसीटने में लगे हुए हैं। इमरान खान भी ऐसे ही थे और शहबाज शरीफ साहब भी ऐसे ही। लोग कहते नहीं शहबाज शरीफ साहब जो है वो फौज के या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के पिट्ठू है, तो भाई इमरान खान कौन थे? इमरान खान को भी तो यही लोग लाए थे। ये लोग अपने काम से काम रखें, सिक्योरिटी को देखें, साइड पर हो जाएं। भाई क्या मतलब, इन्होंने मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी, और क्या चाहिए आपको?
पाकिस्तान की नींव आतंक के साथ ही पड़ी थी। पाकिस्तान के ख्वाब को पूरा करने के लिए जिन्ना ने लाखों लोगों का खून बहाया था। आज पाकिस्तान में हर रोज खून बहता है, चाहे वो पाकिस्तानी सेना का हो या पाकिस्तानी जनता का। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक या फिर ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान डर सकता है। आतंकवाद को कुछ वक्त के लिए बंद कर रखता है, लेकिन पाकिस्तान सुधर नहीं सकता। पाकिस्तान को सुधारना है तो फिर बॉर्डर पार करना होगा, पाकिस्तान के अंदर जाना होगा, पाकिस्तान के पाताल लोक को हमेशा के लिए बंद करना होगा।